जातिगत जनगणना का जो आपने घोषणा किया है, आप उसका स्वरूप बताना होगा आपका, उसका मॉडल बताना होगा। आप ऐसे नहीं चलेगा। आप बहुत बात बोलते हैं, आप बहुत चीज़ बोलते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। टाइमलाइन बताइए कि कब तक आप जातिगत जनगणना पूरा करने जा रहे हैं। भारत देश के 1.4 बिलियन लोगों का ये मांग है कि आप आपके पास में क्या-क्या प्लान है, क्या-क्या योजना है। इस बार इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का सरकार बिहार में बनेगा और भारी बहुमत से बनेगा। आप ये छोड़ दीजिए, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, रहे हैं इनका कुछ भी नहीं चलने वाला है, चाहे कोई मुद्दा ला दीजिए। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि जाति जनगणना जो है वो उनके जीवन का मिशन है और वो इसे पूरा करा के रहेंगे। और लोकसभा में भी उन्होंने ये बात कही थी कि जाति जनगणना जो है हम करवा के मानेंगे। और आखिरकार मोदी सरकार जो लगातार इस बात का विरोध करती रही और लगातार बीजेपी के कई नेताओं ने ये बयान दिया कि जाति जनगणना करने से सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, लेकिन बीते दिनों मोदी जी ने फिर से मास्टर स्ट्रोक मार दिया। जिस प्रकार से मीडिया में अब इस बात को लेकर बताया जा रहा है कि मोदी जी ने बिहार चुनाव के पहले मास्टर स्ट्रोक मार दिया है, जाति जनगणना पे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जाति है कि जाति नहीं, लेकिन जाति की बात पे कोई जो है जाति के नाम पर जो कितना प्रिविलेज तो सब लेना चाहते हैं, लेकिन जो नुकसान जिनको होता है उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन अब केंद्र सरकार ने भी माना है कि जाति जनगणना जरूरी है और अब ये होके रहेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के सासाराम के सांसद मनोज कुमार जी। मनोज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने नेता आदरणीय राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका जो मेहनत था, आपका जो संघर्ष था, आपका जो मिशन था कि इस भारत देश में जातिगत जनगणना करा के ही मैं रहूँगा। हम सब लोगों ने, आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे विपक्ष के नेता हैं, साथ में जितने भी विपक्ष के नेता आदरणीय लालू यादव जी, तेजस्वी जी, आदरणीय सपा के नेता अखिलेश जी, सभी इवन सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी विपक्ष के हमारे साथी हैं, चूँकि हम लोग लोकसभा में बैठते थे तो आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से सभी लोगों ने सबसे ज़्यादा, यदि हमने देखा कि सबसे ज़्यादा यदि हम लोगों ने अभी तक जो लोकसभा सदन चला, हम चूँकि मैं नया जीत के आया हूँ, पहला बार मैं सांसद हूँ, तो मैं देखा कि सबसे ज़्यादा सदन में जाति के ऊपर में हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने अपनी बातों को रखा और उन्होंने एक दिन तो ऐसे कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसी सदन में हम जातिगत जनगणना करा के ही रहेंगे। तो आज मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सभी विपक्ष के लोगों का और आदरणीय हमारे राहुल जी का जो मेहनत था वो रंग लाई और इसी दबाव में आकर के सरकार ने फैसला लिया। हम सरकार को भी स्वागत करते हैं। अगर आप स्वागत की बात करें तो हम सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप कम से कम आप लगभग हम लोगों ने 10 महीना 9 महीना हम लोगों ने मांग रखी, चिल्लाया सदन में और आप हमारे बातों को मान गए और अंततः आपने जातिगत जनगणना का घोषणा कर दिया, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सवाल मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से मैं करना चाहूँगा। सवाल मेरा यही रहेगा कि जातिगत जनगणना का जो आपने घोषणा किया है, आप उसका स्वरूप बताना होगा आपका, उसका मॉडल बताना होगा। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी प्रत्येक दिन मॉडल बता रहे हैं कि हम अपने तेलंगाना में हम जातिगत जनगणना जो हमारा मॉडल है उसको आप रोल मॉडल बना सकते हैं और आप टाइमलाइन हमें बताइए। आप ऐसे नहीं चलेगा। आप बहुत बात बोलते हैं, आप बहुत चीज़ बोलते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। इस बार हम लोग का पहला मांग है कि आप टाइमलाइन बताइए कि कब तक आप जातिगत जनगणना पूरा करने जा रहे हैं, जातिगत जनगणना में क्या-क्या प्रक्रिया होगा। मैं ही नहीं, इवन यदि आप मीडिया से हैं, यदि आप भारत देश के 1.4 बिलियन लोगों का ये मांग है कि आप आपके पास में क्या-क्या प्लान है, क्या-क्या योजना है। हो सकता है कि जिस दिन आपने फैसला लिया, तो आप जिस दिन फैसला लिए तो हो सकता है कि योजना आपका पहले बनाए होंगे या आप नहीं बनाए होंगे, आपने घोषणा कर दिया कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे। लेकिन अब 1.4 बिलियन लगभग 1 अरब 40 करोड़ जनता, हर लोग जानना चाहता है भारत देश का कि आप क्या करेंगे जातिगत जनगणना में, क्या-क्या आपका स्टेप होगा, क्या आपका प्लान है, सबके सामने आपको रखना चाहिए और उसके बाद ही आपको कदम बढ़ाना चाहिए। ये मतलब जो टाइमलाइन उनको बताना चाहिए और कैसे कैसे होगा, क्या क्या करेंगे उसमें ये भी बताना चाहिए। हर एक व्यक्ति का ये संवैधानिक अधिकार है कि उसको पता होना चाहिए कि आप जातिगत जनगणना में कर क्या रहे हैं।
लेकिन ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मुद्दा जो था वो विपक्ष का था, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और तमाम जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, साथ में जो है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन में, तो मुद्दा जो था वो विपक्ष का था और इसको लपक लिया मोदी जी ने, अब तो मुद्दा ही छिन गया। तो भाई इस पे क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, आपको भी मालूम है, पूरा देश को मालूम है कि ये मुद्दा विपक्ष का था, हम लोग का मुद्दा था। हम लोगों ने इसको अपना प्रायोरिटी में रखा था और आज इस मुद्दा को सरकार ने माना, इसका मतलब ही है सरकार ने हमारे जो हम लोगों ने संघर्ष किया, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी विपक्ष के सांसद हैं, विधायक हैं, सभी लोगों ने अलग-अलग स्टेट में हम लोगों ने जो संघर्ष किया, वो संघर्ष रंग लाया और उसके दबाव में आकर के सरकार ने अच्छा ये मुद्दा आप बताइए, आप मुद्दा बता रहे हैं कि सरकार लपक लिया, तो तेलंगाना में तो हम इनसे पहले करा लिए हैं, बिहार में इनसे पहले हो चुका है। आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि यही आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी थे और बिहार से टीम आई थी जातिगत जनगणना के लिए, जिसमें नीतीश जी थे, जिसमें माननीय तेजस्वी जी थे और सभी मतलब दल के लोग, उस समय गठबंधन का सरकार था, सभी लोगों ने आकर के और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रस्ताव रखा था। तो उस समय ही प्रधानमंत्री मान लिए होते तो हम मानते कि मतलब ये मुद्दा विपक्ष का था, लेकिन सरकार ने लपक लिया। हम तो उनसे 4 कदम आगे बढ़ के हमने काम शुरू कर दिया है। हमने बिहार में हमारा जातिगत जनगणना हो गया, हालांकि एनडीए जब सरकार आई थी इसको कमजोर किया गया। आपने देखा होगा जो सही उसका मतलब दर्शन था जातिगत जनगणना का, उसको लोगों ने विलुप्त किया, उसको मतलब उसके ऊपर में काम नहीं किया। इसी से हमारे नेता ने जाकर के पटना में भी बोला था, आपने देखा होगा, सुना भी होगा बापू सभागार में, कि जिस विजन को लेकर के, जिस सोच को लेकर के जातिगत जनगणना हम लोगों ने बिहार में कराने का मतलब समर्थन किया था, हम सब लोगों ने उसके साथ में था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। अगर आप तेलंगाना में देखिएगा तो जो सही, देखिए हम लोग बात करते हैं, आप भी जानते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये मेन मुद्दा है। आज आप देखिएगा देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिनको घर के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिनको शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आप चले जाइए एम्स में, हम सदन में बैठते हैं लोकसभा में और हम प्रत्येक दिन देखते हैं आदरणीय हमारे जो स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, जब आएंगे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बहुत सारा बातों को इस प्रकार से सजा के पेश करते हैं कि लगता है कि मतलब हमारे भारत देश में इतना स्वास्थ्य का व्यवस्था हो गया कि कोई परेशान नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि 2 दिन पहले मैं टंडन साहब जो उनका ओएसडी है उनसे बात किया और नेफ्रोलॉजी में एक हमारे क्षेत्र से व्यक्ति आया हुआ था, मैं उसका लिए पहल कर रहा था कि उसका एडमिट हो जाए, उसका दवा हो जाए, तो टंडन साहब ने कहा कि क्या कीजिएगा सर, डॉक्टर ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार का जो ओएसडी है वो कहे हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या हालत है। तो इन सभी लोगों को न्याय देने के लिए, इन सबों को न्याय मिल जाए, इस भारत देश में जिसकी जितनी संख्या बारी है उसके अनुसार उसको रोजगार मिल जाए, उसकी परेशानी दूर हो, इसको लेकर के जातिगत जनगणना सोशल जस्टिस की लड़ाई हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने लड़ा और अंततः सरकार को मानना पड़ा। इसके लिए मैं अपने नेता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन एक बात और भी चल रही है कि जो टाइमिंग है, ठीक बिहार चुनाव के पहले बीजेपी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक नफा नुकसान जो है वो भी देख के चलते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव में इसके जो है वो, पहले तो उन्होंने वक्फ पे एक कानून बनाया, विधेयक पास किया, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट से रुक गया। अब उसके बाद ये जाति जनगणना का उन्होंने फैसला लिया है, तो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को ध्यान में रख के किया गया है। बिहार चुनाव को ध्यान में रख के क्यों किया गया? बिहार में तो पहले जातिगत जनगणना हो गया है, नहीं पूरे देश में जो देना है, उसे क्या लेना देना है? बिहार का जनता तो पहले जानता है कि जातिगत जनगणना कौन कराया, कौन जातिगत जनगणना के पक्ष में था, कौन ला करके कमेटी बना के मिला। और उसे बिहार के बाद हमारे नेता आदरणीय जब हमारी तेलंगाना में सरकार बनी तो उसके वहाँ हुआ, कर्नाटक में भी हम लोग फैसला, मतलब कर्नाटक में भी हम लोग सब हो रहा है। तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो देखिए बिहार के जनता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं, बिहार का जनता इस बार पूछ रहा है कि आपने जो वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का, आप बताइए कि बिहार में आपने कितना बच्चों को रोजगार दिया। आपको मालूम होना चाहिए बीपीएससी वाले बच्चों को किस प्रकार से मारा गया। आज भी बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज भी महंगाई चरम सीमा पर है, आज भी अगर आप देखेंगे बिहार को तो आज भी मतलब लाखों लोग एम्स में दिल्ली आते हैं दवा कराने के लिए, रोड पे सोते हैं। ये हालात हैं बिहार का। लेकिन नीतीश जी तो वो जो कहते हैं कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी, जब वो बताते हैं कि कुछ था जी, आपने वो वीडियो तो उनका देखा ही होगा। बिहार में क्या स्थिति थी, सही बात आप कह रहे हैं। नीतीश जी को भी पता होना चाहिए
कि बिहार में हमने हमने अपने पीरियड में देखा है कि मालिक लोग अगर किसी रास्ते से आते थे ना, तो हम लोग को उस रास्ते से हट के जाना पड़ता है। जब वो चले जाते थे तब हम लोग जाते थे। आपको पता नहीं है, बिहार में बीडीओ जब लालू जी का राज था ना, बीडीओ बैठा के गरीबों का कॉलोनी देता था और बिहार में बीडीओ सुनता था। सीओ 1 घंटा भी टाइम नहीं लगाता था, हमारे गरीब भाई लोग को न्याय मिलता था। लेकिन आज क्या हो रहा है आप देखिए जा करके, सच्चाई बात है, वो ठीक कह रहे हैं, उनको अनुभव है, चूंकि वो इंजीनियर रहे हैं जहां तक मैं सुना हूँ। लेकिन मीडिया में जो परसेप्शन बनाया गया कि उस समय एक जो जंगल राज वाला जो परसेप्शन कुछ बना नहीं है, दिया गया। जंगल राज आज है, उससे बड़ा जंगल राज आज बिहार में है। दलित माँ बहन बेटियों का इज्जत लूटा जाता है और एफआईआर तक नहीं होता है। आप दिखा आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए मीडिया तो मतलब मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, मीडिया की तरफ मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन प्रत्येक दिन प्रत्येक घंटा मर्डर हो रहा है बिहार में। तो लेकिन इसका इसका जवाब देखिए, पूरा बिहार इस बार तैयार है। आप लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैं लिख के दे, आपको स्टैम्प पेपर लाइए, लिख के दे देता हूं कि इस बार इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का सरकार बिहार में बनेगा और भारी बहुमत से बनेगा। आप ये छोड़ दीजिए, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं मैं, ये जमीन पर करके हम लोग दिखाएंगे। और महागठबंधन का जितना भी वर्कर्स हैं, जितने भी पदाधिकारी, हम सब लोग रात दिन काम कर रहे हैं, इनका कुछ भी नहीं चलने वाला है। चाहे कोई मुद्दा ला दीजिए, अगर आप बिहार गठबंधन का मतलब बिहार चुनाव का बात कर रहे हैं, आप बताइए, ये आप बात सही कह रहे हैं कि चुनाव का तो श्रेय बहुत देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। यहाँ हमारे 26 लोगों को मारा गया, उसको श्रद्धांजलि मतलब विदेश से लौटे दिखाया गया, बड़ा बड़ा चैनल पर हम लोग देख रहे थे कि आदरणीय हमारे विदेश का यात्रा छोड़ के प्रधानमंत्री जी लौटे, लेकिन कहाँ गए, बिहार में गए सीधा, और जाकर के चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। ये जरूरी था कि पहले कश्मीर में जाना चाहिए था। वहां से कड़े एक्शन की बात की है उन्होंने, वहां से वाह उन्होंने वाह, पूरे विश्व में संदेश दिया, जो उन्होंने इंग्लिश में 3-4 लाइन में कहा, और मीडिया में भी ये बताया गया कि इंग्लिश में क्यों बोला, ताकि पूरा विश्व सुन सके कि भाई धरती पे कहीं भी वो आतंकवादी रहे, उनको माफ नहीं किया जाएगा। और बिहार से अगर ये घोषणा अरे हुई है तो भाई, दिक्कत क्या बिहार है? में तो सब हिंदी ही बोलता है, ठीक है। आदरणीय माननीय प्रधान व्यक्तिगत में वार नहीं कर सकता, उनका अपना जिंदगी है, इंग्लिश बोले हिंदी बोले, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन देश का जनता ये पूछ रहा है कि अभी तक क्या हुआ जो बिहार के धरती पर आपने बोला था कि मैं आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दूंगा। ये 22 तारीख की घटना है और आज आप समझ लीजिए, आप जोड़ लीजिए कितना दिन हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी लोग जो हैं, भारत देश के लोग जो है ना, मिस कर रहे हैं आदरणीय हमारे श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी को। आज भी लोग कह रहा है कि अगर माननीय श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी होती तो ये हालात नहीं होता, अब से जवाब मिल जाता और जितने भी आतंकवादी हैं उनको मतलब उनका जो वो ठिकाना था उसको ढूंढ लिया गया होता। लेकिन एनडीए कहता है कि अभी जो है महागठबंधन के नेता हैं तेजस्वी जी, वो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, जो एक्स हैंडल पे वो लगातार अपने वो दिखाते हैं कि बिहार में किस प्रकार से क्राइम है। अपने समय के अपने वो भूल जाते हैं लालू जी के टाइम की बात। अरे मैं तो बताया कि भाई आप देख लीजिए बिहार में क्या हालात है। बिहार के हर आपको मालूम है, हर ऑफिस का पता कर लीजिए क्या हालात है बिहार के। छोड़ दीजिए, तेजस्वी जी ने जो कर दिया है ना, जो कर दिया है 17 महीना में, वो कोई नहीं किया है। 20 साल पूरा करने जा रहे हैं आदरणीय नीतीश जी, उन्होंने नहीं किया है। 17 महीना में 4 से 5 लाख लोगों को रोजगार देना, और यही एनडीए का सरकार जब था, यही नीतीश जी आदरणीय कह रहे थे कि पैसा कहाँ से लाओगे, तो आज कहाँ से पैसा मिल रहा है उन लोग को। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपका विजन क्लियर हो, यदि प्लान सही हो, तो पैसा आएगा, उसमें नो डाउट है। लेकिन पहले आपका विजन और प्लान सही होना चाहिए। पैसा का आप चिंता छोड़िए, पैसा तो आ जाएगा, पैसा हम ही देंगे। पैसा जनता का है, पैसा और किसी का थोड़ी नहीं है। भारत में जितने भी जनता है उसका पैसा है, किसानों का पैसा है, जनता का पैसा है। पहले आपका दर्शन सही हो, आपका काम आप काम करें तो पैसा तो आएगा। एनडीए ये भी आरोप लगा रहा है कि आप लोगों में सिर फुटअव्वल हो रही है सीटों की संख्या को लेके, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जो इनके घर में खुद में कुनबे में लड़ाई है, तो जब ये खुद में लड़ाई करें तो ये जनता को क्या संभालेंगे? तो आप इनको पूछिए कि इनमें सिर फुटबॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा चिंता छोड़ दीजिए। इनको पूछिए कि इनकी बात, इनका जो गुणागणित है, इनका जो गठबंधन है वो सही है, ठीक ठाक है कि नहीं। उधर एक एक तरफ आप देख ही रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में तो पूछेंगे नहीं, वो क्या क्या कह रहे हैं उनके बाद, वो भी तो एनडीए का भाग ही है ना। आप चिराग पासवान जी क्यों बोल रहे हैं, जब नीतीश जी को सब लोग मुख्यमंत्री मान ही लिया, तो ये इनको कहाँ से दर्शन जग गया कि हम चलें बिहार में। अब बिहार का दर्शन है, बिहार का दर्शन मतलब क्या करेंगे, विधायक बनेंगे, एमपी का पद छोड़ेंगे? अब पूछिए उनसे। मतलब आप मतलब बिहार जो है भारत में नहीं है, आप भारत में मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यहाँ से भी तो बिहार को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन आप जब चुनाव चल रहा हो बिहार में, और उस समय जब आपके कह रहे हैं कि बिहार के लिए हमको दर्शन जगह है, दिल जगह है, अब हम बिहार के लिए काम करेंगे, केंद्र में नहीं रहना चाहते हैं, तो लोग क्या समझेगा।
तो उनसे सवाल पूछिए कि इनके अंदर में क्या चल रहा है। सबको मालूम है, पता है कि इस बार माननीय नीतीश जी को यही लोग मिल करके खत्म करना चाहते हैं, और ये बात नीतीश जी को भी मालूम है। जेडीयू कह रही है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 मतलब 2025 से 30 तक जाएंगे। कहने का मतलब तो यही इस बार इनका अंतिम है। आप एक बार लिख लीजिए, इस बार 25 से 30 नहीं चलेगा। इस बार गठबंधन, इंडिया गठबंधन का सरकार आएगा, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दलितों का आवाज़ है, ये बैकवर्डों का आवाज़ है, ये सर्व समाज का आवाज़ है कि बिहार में महापरिवर्तन होने जा रहा है और भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। मनोज जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सासाराम से सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार जी। और जिस प्रकार से जाति जनगणना पर अब जो है सारे दल एक साथ जो है उसका क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं, लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार से पिछले एक साल से लगातार राहुल गांधी और विपक्ष के जो सारे नेता हैं, समाजवादी पार्टी से लेकर राजद और तमाम दल जो हैं, उन्होंने जाति जनगणना की बात की। और आखिरकार जो मोदी सरकार लगातार जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, वो चुनाव, बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं साल के आखिर में, ठीक उसके पहले जाति जनगणना पे बड़ा फैसला लिया और जाति जनगणना के लिए हामी भर दी। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में जो है लगातार इस बात के लिए चर्चा चल रही है कि इस बार बिहार में फिर से उनकी सरकार बनेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन का कहना है कि इस बार वहां जो है इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। चुनाव में अभी एक समय बाकी है, राजनीति में एक हफ्ते का वक्त भी लंबा होता है। चुनाव किस करवट बैठेगा ये उसी समय पता चलेगा। आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।